वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी स्टेट बिहार कॉमर्स एस्पिरेंट्स का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट 15। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है रोकड़ बही है। कहा गया है कि कैश बुक क्या है। तो ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ, सहायक बुक, सहायक पुस्तक, एक प्रमुख पुस्तक, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इंग्लिश में देख लेते हैं, सब्सिडरी बुक, ए प्रिंसिपल बुक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी। तो देखिए जो सब्सिडरी बुक होती है, सब्सिडरी बुक क्यों बनाई जाती है, जब कभी हम जर्नल और जैसे स्मॉल बिजनेसमैन होते तो वो क्या बनाते, वो जर्नल बनाते, उसके बाद लेजर बनाते। लेकिन जब बिग बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, जर्नल ना करके डायरेक्ट उसकी पोस्टिंग किस में करते हैं, सब्सिडरी बुक में। अब आप देखिए जो लोग भी कैश बुक बना लेते हैं उनको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है। इसी तरह से जो कैश अकाउंट बनाते हैं तो फिर कैश बुक बनाने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है। और दूसरी बात, ये कैश अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये क्या है, एक प्रिंसिपल बुक ही है, बुक भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ए और बी दोनों, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवालिया साझेदारों का व्यक्तिगत खाता उनकी निजी संपत्ति से प्राप्त राशि के लिए है। द पर्सनल अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंट पर्सन इज फॉर द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम हिज प्राइवेट स्टेट। तो देखिए क्या होता है, जब भी कोई भी दिवालिया साझेदार होता है, इंसॉल्वेंट पार्टनर होता है, तो क्या होता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि एक पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो अब जो भी डेप्ट होते हैं उनको चुकाने के लिए, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी लाया जाता है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी का भी यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कि उनकी निजी संपत्ति से जो भी प्राप्त है राशि है उसके लिए है, तो क्या करेंगे, डेबिट, और बी है क्रेडिट, सी है उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत खाता उसकी निजी संपत्ति से प्राप्त राशि क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राइट आंसर क्रेडिट, यानी कि एक अमाउंट है जो कि पार्टनरशिप में वो आती है, इसलिए उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेनदारों को भुगतान की गई नकदी की गणना की जाती है। अब जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो वो जो अमाउंट है उसको कैसे हम जान सकते हैं कि कितना अमाउंट पेमेंट किया गया, तो कौन से अकाउंट से किया जाएगा, तो कह रहे हैं देनदार खाते से, डेटर्स अकाउंट से, बी लेनदार खाते से, सी बैलेंस शीट से, या डी इनमें से कोई नहीं, फ्रॉम डेटर्स अकाउंट, फ्रॉम क्रेडिटर्स अकाउंट, फ्रॉम बैलेंस शीट, या नन ऑफ दिस। तो जाहिर सी बात है कि जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो हम जनरल एंट्री क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, और टू बैंक या टू कैश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा अकाउंट आता, पेमेंट किसको किया, क्रेडिटर। तो जाहिर सी बात है डेटर से, डेटर अकाउंट से इससे कोई मतलब नहीं, इसका मतलब पूरा लेनदारों के खाते से, मतलब क्रेडिटर अकाउंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाखा खाते में शामिल नहीं किया जाएगा, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन ब्रांच अकाउंट। कहते हैं जब ब्रांच अकाउंट बनता है तो ब्रांच अकाउंट, देखिए ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है डेटर मेथड से बनाया जाता है, स्टॉक एंड डेटर मेथड से बनाया जाता है ना। इसका अगर आप देखें तो डिटेल में जब हम पढ़ते हैं तो पूरा ब्रांच अकाउंट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डेटर मेथड की ही बात कर रहे हैं कि ब्रांच अकाउंट जब बनता है तो ब्रांच अकाउंट में क्या चीज़ नहीं इंक्लूड करी जाती है, तो नगद बिक्री, कैश सेल्स को नहीं इंक्लूड किया जाता, अंतिम स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक को नहीं शामिल किया जाता है, सी मुख्य कार्यालय को वापस माल, गुड्स रिटर्न टू द हेड ऑफिस, और डी अशोध ऋण यानी कि बैड डेट्स। तो देखिए क्या होता है कि ये ब्रांच अकाउंट के अंदर में हम नगद बिक्री को भी शामिल करते हैं, अंतिम स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक को भी शामिल करते हैं, और तो और जो भी रिटर्न किया जाता है, कोई भी गुड्स है जो कि रिटर्न किया जाता है हेड ऑफिस को, तो उसको भी हम दिखाते हैं। सिर्फ एक आइटम जिसको हम नहीं शो करते हैं, अशोध ऋण यानी बैड डेट्स, इसको हम कहां पर शो करते हैं, ये भी जान लीजिए कि हम ब्रांच का डेटर अकाउंट बनाते हैं अलग से, उसके अंदर में हम बैड डेट्स को शो करते हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज बैड डेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल्टी द्वारा पट्टेदार द्वारा डेबिट की जाती है। रॉयल्टी दे मतलब कि जो भी रॉयल्टी दे है, जो कि रॉयल्टी देना है, तो वो हम कहाँ शो करेंगे, रॉयल्टी पेएबल इज डेबिटेड बाय लेसी टू। तो कहते हैं कि डेबिट किस में करेंगे ना, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ए रॉयल्टी खाता यानी कि रॉयल्टी अकाउंट में, बी मकान मालिक खाता लैंडलॉर्ड अकाउंट में, सी लाभ और हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो यहाँ पे देखिए जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री होगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज रॉयल्टी अकाउंट। ठीक है,
यह रॉयल्टी चैप्टर से है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनरी पर लगाए गए मूल्य ह्रास की राशि डेबिट की जाएगी। अब देखिए, जब भी मशीनरी पर ह्रास लगाएंगे, डेप्रिसिएट करेंगे, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है? जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते तो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और टू मशीनरी अकाउंट होती है। ठीक है, टू मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ पे पूछा गया कि डेबिट क्या किया जाएगा। अब देख रहे हैं आप, डेप्रिसिएशन को डेबिट किया गया, ऑप्शन देख लीजिए, मशीनरी अकाउंट है और डेप्रिसिएशन अकाउंट, सी कैश अकाउंट है, डी नन ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मूल्य ह्रास खाते यानी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट ही राइट आंसर है, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रस्ट का ऑडिट है ना। ट्रस्ट का ऑडिट क्या? ऑडिट ऑफ ट्रस्ट इज क्या है? ऑप्शन देखिए, ए अनिवार्य है, बी स्वैच्छिक है यानी कि वॉलंटरी है, और सी है वैकल्पिक है, ऑप्शनल है कि चाहे कराइए चाहे ना कराइए, और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए, जब भी ऑडिट ऑफ ट्रस्ट के बारे में बात होती है, अब जैसे पार्टनरशिप का है या सोल प्रोप्राइटरशिप का, इनका सबका क्या होता है? वॉलंटरी है, मर्जी है करा लीजिए ऑडिट, मर्जी है मत करिए, कंपलसरी नहीं होता। लेकिन ट्रस्ट का ऑडिट क्या होता है? कंपलसरी ऑडिट होता है। जी हाँ, राइट आंसर ए होगा, अनिवार्य यानी कि कंपलसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वीकृत होने पर एक प्रस्ताव बन जाता है, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम। देखिए, कोई भी प्रपोजल है और जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम क्या हो जाता है? एग्रीमेंट। क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है। कोई भी प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बनता है? एग्रीमेंट बन जाता। तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए, एक वादा बनता है, प्रॉमिस है, बी एक समझौता एंड एग्रीमेंट है, और ए और बी दोनों यानी कि बोथ ए एंड बी, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवैतनिक विक्रेता को इसके अंतर्गत परिभाषित किया जाता है। अनपेड सेलर इज डिफाइंड अंडर, तो यहाँ पर सेक्शन दिए हुए हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि कोई अनपेड सेलर है तो वो किसमें डिफाइन किया जाता है। ऑप्शन देखिए, धारा 43 यानी कि सेक्शन 43, बी धारा 44, सी धारा 45 और डी है धारा 46। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सेक्शन 45 यानी कि धारा 45 के अंदर में इसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं, द चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर काउंसिल। देखिए, जो भी फोरम है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, और स्टेट कमीशन, और तीसरा होता है नेशनल कमीशन, है ना। तो ये 3 टायर मशीनरी ऑफ द क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के 3 टायर मशीनरी है, कंज्यूमर कोर्ट के आप कह सकते हैं ना। तो यहाँ पर पूछा गया कि जब जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, जिले के कलेक्टर यानी कि कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, बी है जिला आपूर्ति पदाधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, सी है जिला फोरम के अध्यक्ष जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम, एंड डी इज द चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जिले के कलेक्टर होते हैं, तो याद रखिए ये कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुबंध के कानून का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है ना। अनुबंध के कानून का द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज टू इंश्योर। ऑप्शन देखिए, एक अनुबंध द्वारा बनाए गए अधिकार का सम्मान किया जाता है, राइट क्रिएटेड बाय ए कॉन्ट्रैक्ट आर ऑनर्ड। बी है पार्टियों के वादों से बनी उम्मीदें पूरी होती हैं, एक्सपेक्टेशंस क्रिएटेड बाय द प्रोमिसेस ऑफ द पार्टीज आर फुलफिल्ड। सी है पीड़ित पक्ष के लिए कानूनी उपचार उपलब्ध है, लीगल रिमेडीज आर अवेलेबल टू एन एग्रीड पार्टी। और डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द। तो देखिए, अनुबंध के कानून यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है ना, एवरी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज, उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि राइट क्रिएटेड बाय ए कॉन्ट्रैक्ट आर ऑनर्ड, एक्सपेक्टेशन क्रिएटेड बाय द प्रोमिसेस ऑफ द पार्टीज आर फुलफिल्ड और लीगल रिमेडीज। तो ये सभी के सभी जरूरी होते हैं ये। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबो या ऑल एबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वचन पत्र में पार्टियां हैं ना, वचन पत्र में या कि प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टियां होती हैं। तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 और 5 है। तो याद रखिए, प्रोमिसरी नोट के अंदर में 2 पार्टियां होती है, एक होता प्रोमिसर और दूसरा होता प्रोमिसी। यहाँ पर 2 पार्टियां होती है। हालांकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर में 3 पार्टियां होती, ठीक है, लेकिन प्रोमिसरी नोट के अंदर में कितनी पार्टियां होती? 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनस शेयर जारी नहीं किए जाएंगे, द बोनस शेयर शैल नॉट बी इशूड। तो बोनस शेयर जारी कैसे नहीं किए जाते? ए है लाभांश के बदले में, मतलब इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। बी है जनरल रिजर्व से, फ्रॉम जनरल रिजर्व। सी है पूंजी आरक्षित से यानी कि कैपिटल रिजर्व से। और डी है प्रतिभूति प्रीमियम खाते से, फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो याद रखिए कि बोनस शेयर कभी भी डिविडेंड के बदले में, इन ल्यू ऑफ डिविडेंड यानी लाभांश के बदले में नहीं इशू किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक पुनर्निर्माण की योजना के अनुमोदन की आवश्यकता है, द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ। अब देखिए, जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जरूरत होती है तो किसके अप्रूवल की जरूरत होती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए। ए, शेयर धारक यानी कि शेयर होल्डर की। बी, सरकार यानी कि गवर्नमेंट। सी, NCLT। और डी है सेबी। तो देखिए यहाँ पर जो है शेयर होल्डर की एग्रीमेंट की जरूरत हुई कि उनकी अनुमोदन की आवश्यकता है, या सरकार की, या फिर NCLT। तो NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में कहते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। NCLT का मीनिंग होता है डी सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर किसकी अनुमोदन की जरूरत होती है? NCLT, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे परिसंपत्तियां जिनका उपयोग व्यवसाय में लंबी अवधि के लिए किया जाना है, मतलब ऐसी संपत्ति जो लंबे समय के लिए यूज की जाती हैं और जिन्हें बेचा नहीं जाना है। दूसरी बात कहते हैं पहले प्रस्तुत की जाती है, और जो सब परिसंपत्तियां सबसे अधिक तरल होती हैं, जैसे कि हाथ में नकदी यानी कि कैश इन हैंड, इनको बाद में उनको नीचे प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए ये क्या होता है, ऐसा आप देखोगे बैलेंस शीट के अंदर में ऐसा होता है। बैलेंस शीट को 2 बेसिस पर बनाया जाता है, एक लिक्विड बेसिस होता है, एक परमानेंस बेसिस होता है। लिक्विड बेसिस के अंदर में क्या होता है, पहले जितनी भी लिक्विड एसेट्स हैं, मतलब कि जिनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं जल्दी से, या फिर कैश के बराबर जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, उनको दिखाते हैं। यहां पर क्या कहा गया है कि जिनको हम बेचते नहीं उनको पहले दिखाते हैं, मतलब क्या है, परमानेंस बेसिस पर है। ठीक है, वहां पर जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, इन सब चीजों को पहले दिखाएंगे, उसके नीचे आएगा डेटर, स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब चीजें बाद में आती हैं। तो यहां पर कहा गया कि ये किस ऑर्डर पे है, तो ऑप्शन देखिए, वर्णमाला क्रम में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। बी, स्थायित्व आदेश में, परमानेंस ऑर्डर में। सी, तरलता आदेश, लिक्विडिटी ऑर्डर में। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, दैट इज स्थायित्व आदेश, मतलब कि परमानेंस ऑर्डर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीओ का मतलब क्या होता है ना? तो आईपीओ स्टैंड फॉर, तो ऑप्शन देखिए, प्रारंभिक निजी प्रस्ताव, इनिशियल प्राइवेट ऑफर। बी है अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक प्रस्ताव, इंटरनेशनल पब्लिक ऑफर। सी है प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और डी होता है अंतरराष्ट्रीय निजी प्रस्ताव, इंटरनेशनल प्राइवेट ऑफर। देखिए क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर तो इसका फुल फॉर्म होता है, इसका मतलब क्या होता है, जब कोई भी कंपनी अपने शेयर पहली बार इशू करती है तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि प्राइमरी इशू करती है। अब देखिए, जब वही शेयर एक बार बिकने के बाद में दोबारा फिर से मार्केट में बिकते हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट में बिकते हैं। ठीक है, तो वो अब सेकेंडरी इशू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी इशू को हम कैसे इशू करते हैं कंपनियां की, आईपीओ के माध्यम से होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो यहां पर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में परिचालन लागत का उपयोग किया जाएगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री ऑपरेटिंग कॉस्टिंग विल बी यूज्ड? ऑप्शन देखिए, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में पूछते हैं कि कहां पर ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज होता है, तो आप जान लीजिए कि जनरली ये सर्विस सेक्टर, जनरली क्या हमेशा ये सर्विस सेक्टर में ही यूज किया जाता है। सर्विसेज के लिए जनरली, जैसे होटल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, ये सब, सिनेमा हॉल हो गया, इन सब में सर्विस सेक्टर में यूज। ऑप्शन देखिए, सिगरेट में, चॉकलेट में, सिनेमा हॉल में, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पुनः ऑर्डर स्तर का अर्थ है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, जनरली क्या होता है कि आप देखते हैं कि जो भी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज हैं उनको क्या होता है, रॉ मटेरियल मंगवाना होता है, और रॉ मटेरियल ऑर्डर होने के बाद में एक टाइम पीरियड आता है जब उनको फिर से उस मटेरियल को मंगवाना होता है, उसको बोलते हैं रीऑर्डर। ठीक है, तो रीऑर्डर का जो अगर फार्मूले की बात करें तो मैक्सिमम कंजम्पशन टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम होता है रीऑर्डर लेवल का फार्मूला। लेकिन कहते हैं कि रीऑर्डर लेवल का यहाँ पर पूछा उसका स्तर क्या है, तो ऑप्शन देखिए क्या है, ऑर्डर की जाने वाली, मतलब एक तरह से मीनिंग पूछा है कि रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या है यहाँ पर। तो ऑर्डर की जाने वाली मात्रा, क्वांटिटी टू बी ऑर्डर। बी है वास्तविक मात्रा, एक्चुअल क्वांटिटी। सी है न्यूनतम मात्रा, मिनिमम क्वांटिटी। डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑर्डर की जाने वाली मात्रा, क्वांटिटी टू बी ऑर्डर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रक्रिया लागत तब लागू की जाती है जब प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्लाइड व्हेन, ऑप्शन देखिए, विभिन्न उत्पादों की छोटी संख्या का निर्माण किया जाता है, स्मॉल नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, बी है। अब देखिए यहाँ पर प्रक्रिया लागत जिसको बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर क्या खास बात होती है कि ये कॉस्टिंग उन्हीं पे अप्लाई होती है जहां पर कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कई प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप फिनाइल का कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कोकोनट ऑयल, जो कि कोपरा से यानी कि जो कोकोनट होता है उससे क्रश करके पहले मोटा एक तेल बनता, फिर उसके बाद उसको और रिफाइन करके रिफाइनिंग प्रोसेस, तो कई प्रोसेस से जो होकर के गुजरता है वहां पर हम प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज करते हैं। तो यहां पर ऑप्शन दिए गए कि विभिन्न उत्पादों की छोटी संख्या का निर्माण किया जाता है, स्मॉल नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, बी बड़ी संख्या में विभिन्न उत्पादों का निर्माण किया जाता है, लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, सी बड़ी संख्या में समान उत्पाद निर्मित होते, लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, डी है ये सभी। तो देखिए जहां पर लार्ज नंबर में और ऐसी चीज़ों को जो कई उससे होकर के गुजरते हैं वहीं पर ही प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज होता है। तो बड़ी संख्या में समान उत्पाद आइडेंटिकल प्रोडक्ट यूज हो निकलते हैं, तो यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्ट्री में निश्चित व्यय को भी कहा जाता है, इन फैक्ट्री फिक्स्ड एक्सपेंसेज आर आल्सो कॉल्ड, है ना, कि फैक्ट्री में जो है जो निश्चित एक्सपेंस है, फिक्स्ड एक्सपेंसेज, उनको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए अनियंत्रित और बी नियंत्रणीय, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जो भी दो तरह के एक्सपेंसेज होते हैं आपको मालूम है, एक तो होता है फिक्स्ड एक्सपेंसेज जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन के बाद ही चेंज कर सकते हैं, और दूसरा होता है वेरिएबल एक्सपेंसेस जिनको हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। भाई ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा तो ज्यादा होगा, नहीं तो होगा तो कम लगेगा। जैसे एक एग्जांपल हम आपको बता दें कि जैसे गाड़ी है, तो गाड़ी का जो भी इंश्योरेंस है तो वो पूरे साल भर का होता है, वो फिक्स्ड एक्सपेंस, उसको हम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो वेरिएबल है, भाई हम गाड़ी चलाएंगे तो पेट्रोल लगेगा, नहीं चलाएंगे तो नहीं लगेगा। इस तरह के बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें कि हम लाइटिंग का एग्जांपल ले सकते हैं कि पावर है, मशीनरी चलेगी तो लगेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन है वो लगेगा। तो ऐसे कुछ ऐसे खर्चे जो कि फिक्स्ड हैं और कुछ होते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पर पूछा कि जो फिक्स्ड एक्सपेंसेज हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, नियंत्रित या नियंत्रित। तो यहाँ नियंत्रित है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ऐसे खर्चों को, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए अनियंत्रित, दैट इज अनकंट्रोलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपातों को इसमें व्यक्त किया जा सकता है, जो रेशियो एनालिसिस है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन है कि रेशियोज को कितने तरह से हम दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो देखिए वो किन तरह से दिखाया जा सकता है, आप वहां पर देखिए लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो लाभदायकता अनुपात जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये चार तरह के रेशियोज होते हैं, लेकिन आप देखिए सारे रेशियोज को दिखाने का, शो करने का तरीका भी अलग अलग होता है ना। जैसे कि हम प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो की बात करें तो उनको हम किस में दिखाते हैं, परसेंटेज में दिखाते हैं, लेकिन वहीं आवर्त अनुपात यानी एक्टिविटी रेशियोज को किस में दिखाते हैं हम, तो रेशियोज में दिखाते हैं, यानी कि अनुपात में दिखाते हैं। वहीं पर हम एक्टिविटी रेशियो की गुना की अनुपात करते हैं, आवर्त अनुपात को हम गुना में दिखा देते हैं, ठीक है। तो करंट रेशियो की बात करते हैं, अगर चालू अनुपात की बात करते हैं तो वो अनुपात में यानी कि अनुपात में दिखाते हैं, रेशियो में दिखाते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से हम बता दें कि ये रेशियो जो है वो इन तीनों में, प्रतिशत में, दर में, अनुपात में, इन सब में दिखाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, दैट इज ये सभी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक सूची नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंट्री, है ना। यहां पर इन्वेंट्री होना चाहिए था कि कौन सा इनमें जो है स्कंद नहीं है ना, स्कंद नहीं, इन्वेंट्री नहीं है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल, बी है तैयार उत्पाद मतलब फिनिश प्रोडक्ट, सी ए और बी दोनों बोथ ए एंड बी, और डी है मशीन यानी कि मशीन है। तो देखिए कच्चा माल, तैयार माल और एक और होता है जिसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, है ना। ये तीनों तरह के माल जो है ये क्या आते हैं, ये सब स्टॉक में ही शामिल होते हैं, कहीं ना कहीं ये इन्वेंट्री का ही पार्ट होते हैं। अगर इसमें इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है तो वो क्या होती है, मशीनें नहीं होती, मशीनें फिक्स्ड एसेट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से, ये 23rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तरल संपत्ति, तरल संपत्ति का मतलब आप कह सकते हो
हो कि जो कैश या कैश इक्विवेलेंट उनको हम तरल संपत्ति लिक्विड एसेट बोलते हैं। आजकल लिक्विड एसेट बनाने का जो एक वो भी चल चुका है। एक पहले के समय में क्या था कि लैंड एंड बिल्डिंग है ना, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। अगर आप देखिए आप तो आजकल क्या हो रहा है कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक और इन सब चीज़ों से रिलेटेड बातें हो रही, तो कहीं ना कहीं जोर भी दिया जा रहा है। आज का समाज कैसा पसंद करने लगा लिक्विड एसेट में, क्यों? क्योंकि इसमें इजीनेस होता है, जब चाहे आप विड्रॉल कर लीजिए, जब चाहे आप उसमें फिर से इन्वेस्ट कर लीजिए। तो यहां पर कहा गया कि तरल संपत्ति है ना, तो ए है देनदार है, बी स्टॉक, सी ख्याति और डी फर्नीचर। तो आप देखेंगे कि जो नीचे की तीन चीजें स्टॉक है, गुडविल है, फर्नीचर है, इनको कैश में कन्वर्ट करने में लगेगा टाइम। लेकिन डेटर का मतलब क्या? तो ऐसे पर्सन जिनसे पैसा मिलना है अभी फ्यूचर में और उनसे उनका बाकी है तो उनसे मिलेगा ही मिलेगा, तो आसानी से मिल सकता है। जिसका पैसा मिलना बाकी है उससे आसान होता, ना कि इन सबसे रियलाइज करना आसान होगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, दैट इज देनदार यानी कि डेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर विश्लेषण को इस रूप में जाना जाता, वर्टिकल एनालिसिस इज नोन एज। ऑप्शन देखिए ए, वर्टिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जैसे आप देखिए कि जो भी बैलेंस शीट की बात कर लें तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और एसेट्स का जो भी एक समीकरण होता है तो उसमें हम वर्टिकल एनालिसिस करते हैं ना, या फिर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उसके लिए कहा गया है कि इसको किस रूप में जाना जाता है। तो स्टैटिक विश्लेषण है यानी कि स्थैतिक विश्लेषण, बी गतिशील विश्लेषण, डायनेमिक एनालिसिस है, सी संरचनात्मक विश्लेषण, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? स्टैटिक यानी कि स्थैतिक विश्लेषण, स्टैटिक एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोष का उपयोग नहीं माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज यूज ऑफ फंड। देखिए फंड का यूज होगा तो क्या होगा कि पैसा जाएगा, ठीक है, और फंड में या तो पैसा आता है तो उसको कहते हैं कि सोर्सेज ऑफ फंड है ना, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फंड की बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से इसमें यूजेस ऑफ फंड यानी एप्लीकेशन ऑफ फंड कौन सा नहीं माना जाता। तो देखिए पहला लिखा है लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन से हानि यानी कि बिजनेस से हानि, व्यापार से हानि, और नकद में लाभांश का भुगतान, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन कैश के मतलब लाभांश का भुगतान किया जाता है कंपनी में। और सी नगद में पूंजी की मुक्ति यानी कि रिडेम्पशन ऑफ कैपिटल इन कैश। तो क्या होता है कि पूंजी का यानी कि भुगतान करना हो गया कि कैपिटल जैसे डिबेंचर्स को या शेयर को पेमेंट करना, रिडेम्पशन ऑफ कैपिटल इन कैश हो गया। डी है प्रत्येक के लिए अचल संपत्तियों की बिक्री यानी कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर कैश, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अगर सारी चीज़ों में देखें तो या तो कैश जैसे आ रहा है या जा रहा है, जब भी हम कोई भी एसेट परचेज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि कैश जाएगी, है ना। नगद में अगर हम पेमेंट करेंगे तो रिडेम्पशन करेंगे, भुगतान करेंगे, शोधन करेंगे अपने डिबेंचर्स का या शेयर, तो भी कैश जाएगी। नगद में लाभांश की भुगतान करेंगे तो भी कैश जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है जो कि ऑपरेशन से हानि यानी कि लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, ये क्या है? ये कैश का उपयोग नहीं माना जाता, बाकी सब कैश का उपयोग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवा कर ने किस कर का स्थान लिया है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिप्लेस्ड विच टैक्स। देखिए 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसमें 6 से ज़्यादा ऐसे जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेज थे उन सबको मिक्स करके, लोकल टैक्सेज को ले लीजिए, कई तरह के टैक्सेज हैं, उनको सबको मिक्स करके वन नेशन वन टैक्स के तहत इसका जो है निर्माण किया गया, मतलब ये लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब से ये लागू हुआ, तो वहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं 1 जुलाई 2017। हालांकि यहाँ पर पूछा गया है कि वस्तु एवं सेवा कर ने किस कर का स्थान लिया, तो उसमें एग्जांपल दिया कि वैट। तो पहले क्या होता था? वैट था। सेंट्रल सेल्स टैक्स उत्पाद शुल्क, जिसको ये उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी बोलते हो, केंद्रीय बिक्री कर सेंट्रल सेल्स टैक्स है। तो देखिए ये 3 है, इसके अलावा ऑक्ट्रॉय ड्यूटी है ना, इसके अलावा कई ऐसे हैं, सर्विसेज टैक्सेस हैं। तो इन सबको मिला करके और नया टैक्स जो हमारा बना रिफॉर्म, ये टैक्स रिफॉर्म भी आप कह सकते हो हुआ था, तो ये वस्तु एवं सेवा करने रूप लिया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर कौन एकत्र करता है? पूछा है कि इनकम टैक्स है वो जो कलेक्ट करने वाली बॉडी है वो कौन है? तो ऑप्शन में है कि भाई भारतीय रिजर्व बैंक कलेक्ट करता है, या केंद्र सरकार करती है, या सभी राज्य सरकारें करती हैं, या डी है वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन करता है। तो देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है वो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ही के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, इस तरह से केंद्र सरकार ही करती है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होगा राइट ऑप्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि जैसे 11, 12 और 13 का समांतर माध्य, क्योंकि अर्थमेटिक मीन से है तो मीन का फार्मूला आप जानते हो क्या होता है कि सिग्मा एक्स, यानी कि x अपान n, है ना। आप ये कह सकते हो क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। और यहाँ पर ऑप्शन देखिए 11 + 12 + 13 यानी कि, और डिवाइडेड बाई संख्याएं कितनी है, 3 है, ठीक है। तो ये हो जाता है 36 और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मीन का, ये बी, दैट इज 12, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समय श्रृंखला से मिलकर बनता है टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या लिखा, 3 गणितीय मॉडल, 3 मैथमेटिकल मॉडल, बी है 4 गणितीय मॉडल, 4 मैथमेटिकल मॉडल्स, और सी है 5 गणितीय मॉडल, और डी है 2 गणितीय मॉडल। तो देखिए जो भी टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ क्या होता है, 2 मॉडल। और ये 2 मॉडल कौन से होते हैं, एक तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल और दूसरा होता है एडिटिव मॉडल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 2 गणितीय मॉडल से बनता है, 2 मैथमेटिकल मॉडल से मिलकर के ये टाइम सीरीज बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज आधार वर्ष को इस नाम से भी जाना जाता है, बेस ईयर इज आल्सो नोन एज। इंडेक्स नंबर के अंदर में देखिए क्या होता है, करंट ईयर होता है और बेस ईयर होता है। फार्मूले अगर आप वहां देखते हैं तो P1/P0 है ना, इंटू 100 ऐसे करके होता है ना, P01। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो ये P0 होता है ये बेस ईयर होता है, और बेस ईयर को हम दूसरे नाम से जानते हैं, रेफरेंस ईयर, संदर्भ वर्ष के हिसाब से के नाम से भी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेफरेंस ईयर। तो ये थे 30 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो आप हमारे साथ में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इस प्रिपरेशन के लिए जो भी हमारे कोर्सेज अवेलेबल उनके बारे में डिटेल, कैसे आप उनको डाउनलोड करेंगे और फिर कैसे जो है उनको कोर्स को जा कर के बाई करेंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा हम आपको ये बताएंगे कि कुछ चीज़ें, जैसे कि टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने आपको एज ए मॉडल जो है दे रखा, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं, और हमारे कोर्सेज का भी आप फ़ायदा ले सकते हैं अपनी तैयारी में। अपने इस जो ये लास्ट 3.0 का एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है, उसका फ़ायदा ले सकते हैं। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। तो देखिए आपके लिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी ऐप डाउनलोड करना होगा, जो कि पंकज कॉमर्स क्लासेज है एप्लीकेशन, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी। और देखिए वहाँ पर जा कर के स्टोर में जा कर के कोर्स पाएंगे, तो कोर्स हमारे कौन से हैं जो कि आपके इस एग्ज़ाम के लिए हैं। आप देख सकते हैं स्टेट बिहार बोर्ड कॉमर्स 2024। इसमें क्या क्या है, इसमें टेस्ट सीरीज है, स्टडी मटेरियल है, वीडियो लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेज है, ऑनलाइन MCQ टेस्ट है, और ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। ये पूरा कंप्लीट बंडल है जो कि आने वाले 2024 मार्च में आपका ये स्टेट का एग्ज़ाम उसके लिए है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपने पहले से तैयारी कर रखी है, सिर्फ आपको टेस्ट की ज़रूरत, तो टेस्ट सीरीज भी है आपकी। इस टेस्ट सीरीज का प्राइस आपको हम बताना चाहेंगे कि ये मात्र 200 रुपये में 150 क्वेश्चन के साथ में है, और यही सेम टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी इस पूरे कोर्स में। लेकिन कोर्स में क्या है, कोर्स में पूरा कंप्लीट बंडल मिलेगा, ठीक है। कोर्स का प्राइस क्या है, इसको आपको जानने के लिए स्टोर पे जा कर के, हमारे ऐप पर आपको स्टोर पे जा कर के फाइंड आउट करना होगा। होपिंग दैट कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और आने वाले इस एग्ज़ाम के लिए, प्लस आपके एक जानकारी के लिए बता दें कि हम जल्द ही यूट्यूब पर एक सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट, जो कि प्रैक्टिस सेट हमारे पहले भी आते रहे हैं, उन्हीं को फिर से एक बार कंटिन्यू करेंगे, और जिसके साथ में आप तैयारी कर सकते हैं। होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।